हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास भी हमने करना है, मेजरमेंट ऑफ टाइम भी करना है। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हम कौन सी यूज करते हैं टू मेजर दी लेंथ और मास और टाइम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मेजरमेंट ऑफ लेंथ पर रहेगा कि हम लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं हमारे पास, या क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम लेंथ को मेजर करते हैं। ठीक है, जनरली हमें उसका फॉर्मूला मालूम है कि ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे पास लेंथ की, मीटर होती है। ठीक है, लेकिन कुछ डिस्टेंसेस ऐसे होते हैं जैसे लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं या इतने ज्यादा स्मॉल डिस्टेंस होते हैं जो हम विद द हेल्प ऑफ स्केल या ऑर्डिनरी जो हमारे पास मेजरमेंट टेक्निक्स हैं उसकी हेल्प से हम नहीं मेजर कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करने पड़ते हैं। तो उसी आगे हम यही स्टडी करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम लेंथ को मेजर करते हैं या मास को मेजर करते हैं या टाइम को मेजर करते हैं। ये फर्स्ट जो हमारे पास यूनिट एंड मेजरमेंट है उसी का ही पार्ट है। तो उससे पहले मेजरमेंट ऑफ लेंथ पर आने से पहले हमें पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब लेंथ की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सबसे पहली बात, इट डज नॉट टेल्स अस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है क्वांटिटी की वो डिस्क्राइब नहीं करता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, मतलब ये हमें नहीं बताता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्वांटिटी की क्या रहने वाली है। जो लेंथ हमने मेजर करनी है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी वो डिफाइन नहीं करता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल वे में अगर मुझे लेंथ को लिखना है, सिर्फ उस वे में ही लेंथ को डिस्क्राइब करने के लिए हेल्पफुल है। जो काफी ज्यादा डिस्टेंस होते हैं हमारे पास, जैसे हमें अर्थ से मून तक का मुझे डिस्टेंस अगर इवेल्युएट करना है तो उसको हमें इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बता देगा, सिंपल वे में बता देगा, लेकिन वो एक्यूरेट होगा या एब्सोल्यूट होगा वो नहीं होगा ऐसे। ठीक है ना, वो एब्सोल्यूट नहीं होगा लेकिन अप टू एब्सोल्यूट होगा, मतलब अप टू दी मार्क होगा। तो हमें वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वो इवेल्युएट करते हैं। इट गिव्स अस द नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सुटेबल पावर ऑफ 10। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जनरली पावर ऑफ 10 होती है कि 10 की कितनी पावर रहेगी। ठीक है ना, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू नहीं देगा हमें, नियर पहुंच जाएंगे हम एक्चुअल वैल्यू के। और किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10। 10 की पावर हम कितनी देते हैं, हम एग्जांपल में आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ये तो हमारे पास कुछ एक डेफिनेशन पॉइंट, डेफिनेशन आप कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। उसके बाद कुछ एक पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। ए नंबर लेस देन 5 इज ट्रीटेड एज 1। अगर 5 मैग्नीट्यूड 5 से कम है तो उसको हम 1 ट्रीट करेंगे। एंड ए नंबर बिटवीन 5 and 10 इज ट्रीटेड एज 10। आपको एग्जांपल से करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा उससे। दो एग्जांपल पिक कर लेंगे। जैसे सपोज करो हमें रेडियस ऑफ अर्थ को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, जनरली आपने कितना स्टडी कर रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है हमारे पास 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर। हमें कहता है कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा वो इवेल्युएट करो। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम। तो हम पहले तो मैंने इसे सिंपल वे में, मुझे ऐसा यूनिट में मैंने इसे कन्वर्ट किया। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या होगा 6400 इंटू में 10⁻³ मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं। तो हमने 10⁻³ से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। और इसे सिंपल फॉर्म में लिखे तो हमारे पास ये आ जाएगा 64 इंटू 10⁵ मीटर। और सिंपल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 6.4 इंटू में 10⁻6 मीटर। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। आप 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दो बच्चों,
कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना इस इक्वेशन को। 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड करूंगा तो ये 6.4 हो जाएगा, ऊपर 10 है, 10 की पावर 6 आ जाएगा। मतलब मैंने अब इसे इस फॉर्म में, ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, 10 की कितनी पावर हम दे रहे हैं, मुझे मतलब मैंने इस पूरी फॉर्मेशन को 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर देखना है कि 10 की कितनी पावर हमारे को मिल रही है। अब 6.4 है हमारे पास, 6.4। अब देखो इसमें नोट डाउन हमने किया था कि कैसे हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को इवेल्युएट करते हैं। अगर देखो ए नंबर लेस देन 5 इज ट्रीटेड एज 1, अगर ये वैल्यू 5 से कम होती तो कैसे ट्रीट की जाती, 1, मैं इसे क्या लिखता, 1 लिखता। लेकिन ए नंबर बिटवीन 5 एंड 10 इज ट्रीटेड एज 10, लेकिन ये नंबर 5 से ग्रेटर है, 6.4 जो है वो ग्रेटर देन है 5 से, ठीक है। 5 से अगर ग्रेटर है तो ये कैसे ट्रीट किया जाएगा, 10। मैं इसको 6.4 को रिप्लेस कर दूंगा 10 से। अब मेरे पास यहां क्या आ गया, 10 इंटू में 10⁻6, तो ये क्या बन जाएगा, 10⁻7 मीटर, ठीक है। मतलब हमने रेडियस ऑफ अर्थ को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो वो 10⁻7 हो जाएगा, 10⁻7 मीटर। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 7, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 7 हमारे पास आंसर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अगर हम यहां पर लिखें हमारे पास आंसर की फॉर्म में, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इज 7। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है क्या, 10 की पावर हम कितनी दे रहे हैं, हमारे पास 10 की पावर कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है यहां तक बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल हमारे पास 2 है, सेकंड एग्जांपल है। अगर सपोज करो एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उसकी हाइट है हमारे पास सपोज करो 1.8 मीटर है, कितना है, 1.8 मीटर। अब मुझे कहता है कि मुझे इस हाइट की ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इवेल्युएट करना है, मतलब 10 की पावर कितनी होगी इसके अंदर। अब देखो पहले से ही है SI यूनिट के अंदर, तो ऑर्डर ऑफ पावर के लिए क्या होता है कि 10 पावर होना जरूरी है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 10 पावर 0, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। 10 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अब ये वैल्यू देखो 1.8 इज लेस देन 5, 5 से कम है ना, 5 से कम है तो वो कैसे ट्रीट की जाएगी, 1। तो मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू में 10⁻0, ठीक है। तो फाइनली क्या आ जाएगा, 10⁻0 मीटर। तो हमारे पास अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। इसके लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज 0। ऑर्डर कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर है बच्चों, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास हाइट तो कितने सारे नंबर्स में हो सकती है, हमने उसे क्या किया, कन्वर्ट कर दिया सिर्फ और सिर्फ 10 पावर में, जिससे हमारे पास इजी कैलकुलेशन हो गई, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की जगह हमने उसे इजी कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि देखो अगर काफी सारे डिस्टेंस होता है, मतलब ह्यूज डिस्टेंस है हमारे पास दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो उसका अप्रोक्स रिजल्ट हमारे पास एप्लीकेबल होता है, वो चल जाता है, ठीक है ना। शॉर्ट डिस्टेंस जो हम मेजर कर सकते हैं वो एक्यूरेट होना जरूरी होता है। इसलिए हमने क्या किया, लार्ज डिस्टेंसेस को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। इसलिए हमने उसे 10 पावर देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारे पास ये है। इसमें 2 एग्जांपल किए, ध्यान से पढ़ना है आपने, इसे पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम आगे मूव करते हैं।
बच्चों नेक्स्ट है, आगे मूव करते हैं। अभी तक हमने किया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, हमने स्टडी किया और उसके ऊपर बेस्ड कुछ हमने एग्जांपल भी देखे। नेक्स्ट होती है रेंज ऑफ लेंथ। ये कुछ एक सुटेबल हमारे पास जो हमें थोड़ा ध्यान में रखने चाहिए कि अप्रोक्स लेंथ कितनी होती है हमारे पास। ठीक है, रेंज ऑफ लेंथ है, एग्जैक्ट वैल्यू इससे कुछ डिफरेंट होती है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें नियर वैल्यू देता है और सिंपल वैल्यू देता है 10 की पावर की फॉर्म के अंदर, बहुत सिंपल वैल्यूज होती हैं। जैसे देखो नंबर 1 है रेडियस ऑफ प्रोटॉन, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट तक सारी की सारी हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के अंदर लेंथ हम इवेल्युएट कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट टर्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं और लार्जेस्ट से लार्जेस्ट टर्म को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस ऑफ ए प्रोटॉन, लेंथ कितनी होती है उसकी, मतलब मीटर। अब अगर रेडियस है तो चलो रेडियस भी तो लेंथ की फॉर्म में ही होती है, 10⁻⁻15 मीटर होती है। साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस 10⁻⁻14। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पास जो वैल्यू है लेंथ की वो इंक्रीज होती जाएगी। साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम 10⁻10 मीटर। हाइट ऑफ ए पर्सन, अभी हमने इवेल्युएट किया था हाइट ऑफ पर्सन, मैक्सिमम जो हमारे पास रहती है वैल्यू उसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 ही रहेगा हमारे पास, 10⁻0। हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट 10⁻4। एक्चुअल वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन ह्यूज डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट का 4। ठीक है, और टोटल वैल्यू है 10⁻4 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन अंबाला एंड दिल्ली 10⁻5, मतलब उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है 5। रेडियस ऑफ अर्थ हमने अभी इवेल्युएट किया था, 6400 किलोमीटर था, हमने उसे कन्वर्ट करके देखा हमारे पास कितना आ गया, 10⁻7 मीटर आ गया। और यहां 7 क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट स्टार 10⁻16 मीटर। डायमीटर ऑफ अवर गैलेक्सी कितना है 10⁻20। और एस्टिमेटेड साइज ऑफ यूनिवर्स कितना है 10⁻26। मतलब कितना ह्यूज, लेंथ को भी हमने शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करके दिखा दिया बस। ठीक है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है 26 है। अब आप ये कैलकुलेट करके देखना बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन अंबाला एंड दिल्ली इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर आप लोगों को मालूम होता है या आप गूगल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप उसे कन्वर्ट करके देखना क्या आपके पास 10⁻5 आ रहा है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी रेंज ऑफ लेंथ की। ठीक है, इसे पॉज करके नोट डाउन करो, फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट मतलब लेंथ को मेजर करने की हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स कौन सी होती है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कांटेक्ट में लाकर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर मैं उसकी लेंथ को मेजर कर रहा हूं तो वो डायरेक्ट मेथड हो जाता है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट मेथड में क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास है, मेरे पास जो मेजरिंग इक्विपमेंट है उसको मैं डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट लेकर आ रहा हूं और लेंथ को मेजर कर रहा हूं, तो वो डायरेक्ट मेथड हो जाता है। जैसे अगर मैंने नॉर्मल स्केल लिया, जैसे मीटर स्केल का एग्जांपल है, नॉर्मल स्केल लिया और मैंने स्केल को इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में लाया और मैंने लेंथ को मेजर कर लिया। ठीक है, वो सेंटीमीटर में होगी, हम उसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही एक वर्नियर कैलिपर भी होता है। ये क्यों बने हुए हैं, ये बने हुए हैं अकॉर्डिंग टू लीस्ट काउंट, क्योंकि हर एक मेजरिंग जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है कि वो मिनिमम कितनी वैल्यू को मेजर कर सकता है। ठीक है, तो उसे हम लीस्ट काउंट बोलते हैं बच्चों। इसका लीस्ट काउंट जैसे 1 mm है, इसका 0.1 mm है, इसका 0.01 है mm है। ठीक है, तो हर एक मेजरिंग इक्विपमेंट का, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कुछ लिमिटेशन होती है कि इससे कम वैल्यू को ये मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड तो हमने आगे फर्दर भी हमने इन डेप्थ स्टडी करना है। तो अब जो सिलेबस में आपके फर्स्ट चैप्टर में जो सिलेबस में है वो है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड मतलब लॉन्ग डिस्टेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंसेस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, जो मतलब इतने फार अवे हैं कि हम फिजिकली कॉन्टेक्ट से मेजर नहीं कर सकते लेंथ को। जैसे हमारे पास एक मेथड होता है इको मेथड। इको मेथड को हम रिफ्लेक्शन मेथड ही बोलते हैं।
ठीक है, इको मेथड को हम रिफ्लेक्शन मेथड ही बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अगर मैं मान लो मैं यहां पर हूं और काफी डिस्टेंस पर कुछ हिल है, मुझे देखना है कि यार वो कितने डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब हिल एरिया में क्या होता है कि कोई भी नॉइस होगी वो गूंजती है, मतलब वो हमें लगता है कि वो जो हम बोल रहे हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे पास ही आ रहा है, क्योंकि आवाज दोबारा से रिपीट होती है वो। ठीक है, तो वो होती कैसे है, जैसे मैंने आवाज लगाई हिल एरिया में, वो हिल से स्ट्राइक करके वो वापिस हमारे पास आती है। ठीक है ना, वो हिल से स्ट्राइक करती है, और जब मैं कोई आवाज लगा रहा हूं तो वो साउंड ऑफ जो मेरे पास जो साउंड की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, स्ट्राइक करने के बाद वो वापिस हमारे पास आती है उसी स्पीड से ही। ठीक है, तो इको मेथड उसी के ऊपर बेस्ड होता है। अगर मुझे हिल का डिस्टेंस मेजर करना है कि मैं अब यहां पर हूं, हिल कितने डिस्टेंस पर है वो मेजर करना है, तो वो जो मेजरिंग टेक्निक है वो इको मेथड होता है। आगे हम सारा इन डिटेल इन डेप्थ हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास होती है लेजर मेथड। लेजर मेथड, आपने लेजर तो सुना होगा ना। लेजर क्या होती है, लेजर के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम लेजर बीम, ठीक है, एक तरीके से मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है बच्चों। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है, ए लाइट हैविंग वन कलर ओनली, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर होता है। जनरली जो जैसे सनलाइट हमारे पास आ रही है उसमें कितने कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं हमारे पास, जैसे रेनबो के 7 कलर्स होते हैं। लेकिन लेजर लाइट जो होती है वो मोनोक्रोमेटिक, मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मतलब एक ही उसके अंदर कलर की, मतलब एक ही वेवलेंथ हमें मिलती है, मतलब एक ही कलर हमें मिलता है। ठीक है, तो इस मेथड का भी हम यूज किस लिए करते हैं, डिस्टेंस इवेल्युएट करने के लिए करते हैं। ठीक है, लेजर को हम एक पॉइंट पर करवाएंगे और वो रिफ्लेक्ट पर बैक करके हमारे पास वापस आएगा और हम उसके अंदर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है रेडार मेथड। रेडार मेथड का हम यूज कहां पर करते हैं बच्चों, रेडार मतलब रेडियो एक्टिव वेव्स। ठीक है, इसका हम यूज करते हैं एविएशन सिस्टम के अंदर। जैसे एरोप्लेन्स जब हाइट पर मूव कर रहे होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि इस टाइम पर वो कहां पर है, मतलब कितने डिस्टेंस पर हैं वो, तो उसके लिए रेडार सिस्टम हम यूज करते हैं। ऑपरेशनल हमारे पास एक क्या होता है, रूम होता है, वहां पर हमने सारा अरेंजमेंट कर रखा होता है, वहीं से ही रेडियो एक्टिव वेव्स जो है वो मूव करवाते हैं हम कहां पर, एरोप्लेन की तरफ। ठीक है, एरोप्लेन से वो स्ट्राइक है। ये सभी के सभी एग्जांपल जो है वो इको मेथड के ऊपर ही काम करते हैं, मतलब प्रिंसिपल हमारा इको मेथड ही यूज होगा। ठीक है, मतलब जो रेडियो एक्टिव वेव्स जाएंगी वो किससे स्ट्राइक करेंगी, वो किससे स्ट्राइक करेंगी, हमारे पास रेडियो एक्टिव वेव्स एरोप्लेन से स्ट्राइक करेंगे और वापिस आएंगी, तो हमें वो उसका डिस्टेंस पता चल जाता है कि वो कितने डिस्टेंस पर ट्रेवल कर रहा है। फिर हमारे पास सोनार मेथड होता है। सोनार मेथड मतलब साउंड वेव्स को भेजा जाता है, जनरली अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। ठीक है, सोनार मेथड के अंदर ये एक ऐसी वेवलेंथ होती है, मतलब एक ऐसी वेव्स हैं जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, मतलब 20,000 हर्ट्ज के बराबर होती है, जिसे हम सुन नहीं सकते। ठीक है, ट्रांसमीटर होते हैं वो इस टाइप की वेव्स को मूव करवाते हैं। सोनार मेथड कहां यूज होता है, जनरली शिप्स पे यूज होता है बच्चों, जब सबमेरीन्स होती हैं। सबमेरीन्स मान लो वाटर के अंदर जो है वो मूव कर रही हैं, ठीक है, और उससे हमें देखना है कि आगे जो मान लो चट्टान आ गई है वो कितने डिस्टेंस पर है, या नॉर्मल शिप्स में भी हम यूज कर सकते हैं, तो वहां से ट्रांसमीटर के थ्रू ये वेव्स मूव करवाई जाती हैं सोनार मेथड में। ठीक है, और वेव वही देखो है इकोसिस्टम के ऊपर ही वर्क करेंगी, वो स्ट्राइक करने के बाद वापिस आती है। ठीक है, मतलब अंडर वाटर हम सोनार मेथड का यूज करते हैं, स्ट्राइक करने के बाद वापिस आती हैं और हमें वो डिस्टेंस मिल जाता है कि वो कितने डिस्टेंस पर है, जिससे हम अपना पाथ चेंज कर सकते हैं। ट्रायंगुलेशन मेथड का काम का मतलब ये कहां यूज होता है, ये वाला मेथड, टू फाइंड दी हाइट मेजर करने के लिए। ठीक है, हिल की हाइट हम मेजर कर सकते हैं इससे। ठीक है, फिर पैरेलैक्स मेथड होता है। पैरेलैक्स मेथड का मतलब क्या होता है, जनरली अगर हम पैरेलैक्स को डिफाइन करें तो क्या होता है कि दो वेव्स जब पैरेलल में मूव करती हैं, पैरेलल मूव करेंगे कहीं ना कहीं तो वो मीट करेंगी, तो उसमें स्मॉल एंगल कंसीडर होता है। ठीक है, थीटा एंगल जो बनता है। लेकिन इसमें पैरेलैक्स मेथड हम क्या यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है पैरेलैक्स मेथड, आ जाता है ना पेपर में। पैरेलैक्स मेथड में क्या होता है तो ये मेजरिंग टेक्निक ही, ठीक है ना, लेंथ हम इससे इवेल्युएट करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है जनरली कि बैकग्राउंड पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज को हम देखेंगे कि अगर मैं पहले देखो उसको, फिर हम ड्रॉ करेंगे बैकग्राउंड में
कैसे करेंगे? पहले मैं देखूंगा, मान लो ऑब्जर्वर यहां पर है, पहले मैंने उसे लेफ्ट आई से देखा, उस जब भी मैं मतलब अपना व्यूइंग एंगल चेंज करूंगा, तो देखो अगर मैं आईज है मेरी, एक आई यहां एक आई यहां है, अगर मैंने इसे एक बार इस आई से देखा फिर मैंने इस आई से देखा, तो आप कभी भी ट्राई करना, आपको इसकी पोजीशन अलग अलग नजर आएगी। ठीक है, मैंने पहले देखो इसको देखा लेफ्ट साइड में तो मुझे यहां नजर आया, राइट साइड से देखा तो मुझे यहां नजर आया। ठीक है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर मैं यहां पर हूं, तो मैं इनको मीट करवा दूंगा तो ये एंगल बनेगा थीटा। थीटा इज द पैरेलैक्स एंगल। ठीक है, यहां से मैं एंगल भी इवैल्यूएट कर सकता हूं और ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकता हूं, एक्स, मतलब कहां कहां पर दो इमेज हमारे पास बन रही है, कितने डिस्टेंस पे बन रही है। ठीक है, ये डिस्टेंस तो मुझे मालूम है ना कि मैं कहां पर सिचुएट कर रहा हूं, कहां मैं खड़ा हूं। तो ये हम आगे इन डेप्थ स्टडी करेंगे। इसे पॉज करके नोट डाउन करो और कोशिश करना कि ये सभी मेथड्स आप थोड़ा सा स्टडी करें जब आप नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे, फिर आप बहुत इजी हो जाएगा इन सभी मेथड्स को समझना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।